बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शिकवा जवाब शिकवा। कल जो पीटीआई है उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया था मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से और शदीद तनकीद का निशाना बनाया मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को। और आज हमने देखा कि इसहाक डार साहब बाकी काबीना के सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मिल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई के सारे सवालों के जवाब उन्होंने देने की कोशिश की। और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका जो नुक्ता था, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था इसहाक डार साहब का कि पिछले तकरीबन यानी 42 माह जो गुजारे पीटीआई ने हुकूमत के अंदर 18 से ले के 22 अप्रैल तक वो सारे के सारे लैंड माइन्स उन्होंने बिछाए हुए थे और उसको ले के फिर आगे जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट चली और उनका जो हिस्सा था इस मईशत को ख़राब करने में या जो मुश्किलात इस वक्त आवाम फेस कर रही हैं महंगाई की सूरत में, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो जड़ें जो हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थी। ये इसहाक डार साहब ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आने वाले दिनों में हमारी जो मईशत है उसमें कितनी ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात आएंगी। बिकॉज IMF के पास अगर हम जाएंगे तो इसका मतलब है कि एक और सैलाब महंगाई का जो है वो आवाम के ऊपर आने के लिए तैयार होगा। साथ ही साथ आपको मालूम है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था उसके ऊपर जो GIT बनाई थी पंजाब गवर्नमेंट ने, उसकी एक तफसीलात सामने आई है। आज फवाद चौधरी साहब ने उसकी तफसीलात सारी जो है वो प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए बताई हैं और उन्होंने 2-3 नुकात जो हैं वो उठाए हैं। एक तो ये है कि कुछ ऐसे अफसरान थे इंक्लूडिंग IG जिन्होंने GIT के साथ जो ताउन है वो नहीं किया। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो मजहबी रंग देने की जो कोशिश की गई मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट या PMLN के कुछ लोगों की जानिब से, वो ताकि ये जो हमला हुआ है वो सारे का सारा जो है उसके अंदर उसको कवर कर लिया जाए। और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाई प्रोफाइल इस किस्म के वाक़यात हुए हैं उनके नतीजा जो है वो आज तक बरामद नहीं हो सका। और उन्होंने कहा है कि ये सारी तफसीलात जो हैं वो आगे चल के लीगल जो टीम है वो अदालत फिर पेश करेगी और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर आगे चल के क्या करना है। कराची का जो मामला है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपको मालूम है कि MQM जो है उसकी ये कोशिश है कि तमाम उसके धड़े जो हैं कमरान टसोरी साहब जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनको इकट्ठा कर लिया जाए आइंदा जनरल इलेक्शन से कबल और ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उससे कबल भी। लेकिन MQM जो है वो बज़िद है कि जब तक आप नई हल्का बंदियाँ नहीं करेंगे इन इंतखाबात में नहीं जाया जा सकता। बिकॉज़ जो वोटर्स हैं यानी एक हल्के के अंदर 20,000 आपको वोट्स दिखाई देंगे और एक ऐसा हल्का होगा जिसमें लाख सवा लाख वोटर्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, जिससे कि एक पैरिटी आपको या एक बैलेंस दिखाई नहीं देता। जब तक ये नई हल्का बंदियाँ नहीं होती है तो MQM जो है वो उस हवाले से 9 तारीख को एक वो भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है। आज उनकी मुलाकातें भी हुई हैं जमात इस्लामी के साथ, कल उनकी मुलाकात PSP के साथ हुई थी। सो देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कराची के अंदर जो 15 जनवरी को इलेक्शन होने हैं वो हो पाएंगे या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अलीम आदिल शेख साहब, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में और PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया अलीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। आज बड़ी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फवाद चौधरी साहब ने, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था GIT रिपोर्ट के हवाले से तमाम तफसीलात उन्होंने बताई हैं। सो इस सारे तनाजुर के अंदर अब PTI की हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि यही सवाल उनसे फवाद साहब से किया गया था कि अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी FIR तो एक दर्ज हो चुकी है जिसको उन्होंने कहा कि हम तो इसको मुस्तरद करते हैं। तो अगला लाए अमल जो है वो PTI की लीडरशिप का क्या होगा? देखिए, हमारा तो पहले दिन से एक ही लाए अमल है कि ये हमला किसने किया, किसने करवाया, कौन था, कैसा था, उसको सामने आना चाहिए। और उसके बाद ये GIT बन गई। अब GIT की फाइंडिंग्स के बाद कानून अपना रास्ता लेगा। जो GIT की फाइंडिंग्स होंगी उसके अंदर अब हमारी लीगल टीम जान रही है और हमारी जो लाहौर में मौजूद जो लीडरशिप है वो उसको पता है कि इसको हमने थ्रू कोर्ट्स जाके इसको आगे टैकल करना है या कि हमने किसी और FIR की तरफ जाना है। अब तो GIT बनने के बाद GIT की फाइंडिंग्स को आगे बढ़ाते तफ्तीश उसी तरफ जाएगी। लाजिम बात है कि GIT एक बड़ा तफ्तीशी एक वो है, क्या कहना चाहिए, फोरम है। उसमें जो फाइंडिंग होगी उसके ऊपर केस आगे चलेगा। इसमें मैं नहीं समझता कि
अब कुछ जेआईटी के सामने आए रिपोर्ट्स के बाद जेआईटी की रिपोर्ट के तहत इसकी चालान पेश किया जाएगा। सो डेफिनेटली जाहिर है कि अब आप लोग अदालत के जरिए ही जो भी एफआईआर आप लोग दर्ज करवाना चाहते हैं, आप लोगों की कोशिश होगी कि उस तरह की एफआईआर जो है उसको दर्ज किया जाए। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारी जो लीगल टीम है, ठीक है। इसका उसका डिसीजन है, बहुत ही एक टेक्निकल इशू है, लेकिन जो मैं समझता हूँ जब जेआईटी बन गई, जेआईटी की फाइंडिंग उसके बाद देखा जाएगा। आला अदालत में ऑलरेडी वो गए हुए न्यायाधीश साहब हमारे। मैं समझता हूँ कि जेआईटी की फाइंडिंग्स को फाइनल देख के हमारी जो वकला की टीम है पार्टी की और जो लीडरशिप जो इसको डील कर रही है, वो इस पे डिसीजन लेगी कि हमने इस पे आगे क्या करना है। हम इसके ऊपर चूंकि बहुत टेक्निकल इशू है, मैं यहाँ कराची में बैठ के उसको मजीद कमेंट नहीं करना चाह रहा कि फर्दर कैसे, जो हवा में नहीं छोड़नी मैंने। मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जितना मुझे मालूम है उस तरह आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने वाइट पेपर जो है वो जारी किया कल मईशत के हवाले से। आज प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान विजिट के ऊपर गए हुए थे सुबतपुर में, तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि मुल्क की जो मईशत है और मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन उन्होंने सारे का सारा नज़ला जो है वो आप लोगों की हुकूमत के ऊपर डाल दिया। कल आपको मालूम होगा कि ये वाइट पेपर जारी होने के बाद मोहतरम इमरान खान साहब ने खिताब भी किया, फिर आपकी जो माशी टीम है उन्होंने भी ब्रीफ किया। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने कहा है जी कि ये सारा तमाशा जो है ये बंद होना चाहिए, ये सारी खराबी और बर्बादी जो है मईशत की वो आप लोग करके गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा आसान, मैं देसी सलीस सादा सा अल्फाज में बताना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि सारा खराबा हमारा था और हम कह रहे हैं उनका है। तो जब हम थे, आटा 60 रुपए केजी था और आज 150 रुपए केजी है। जिम्मेदार कौन? ऑयल और जो घी है वो इस वक्त 650 रुपए का बिक रहा है, उस वक्त 450 रुपए का था। जिम्मेदार हम या वो? प्याज 30 रुपए की थी उस वक्त में, इस वक्त 200 रुपए की बिक रही है। जिम्मेदार कौन? चीनी 90 रुपए वाली 100 की बिक रही, 90 पे भी शोर मचाया हुआ था उन्होंने। जिम्मेदार कौन? दालें जो 300 रुपए की दाल थी अब 500 रुपए में दाल बिक रही, गरीब की पहुंच से दूर जा चुकी है। जिम्मेदार कौन? 120 वाला दूध 180 रुपए का हो गया। जिम्मेदार कौन? 40 रुपए आलू जो थे 40 रुपए वाला 70 रुपए हो गया है। जिम्मेदार कौन? मुर्गी लबदी नहीं पई, कुकड़ी नहीं लबदी पई। 350 रुपए के जी मिलने वाली कुकड़ी 650 रुपए हो चुकी है। सुई गैस मिल नहीं रही है। एलपीजी का सिलेंडर 220 रुपए का है। चावल 250 रुपए वाला 350 पहुंच चुका है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसके अलावा अंडा 15 रुपए का अंडा 30 रुपए का हो चुका है। अब मैं क्या आपको बताऊं, लहसुन 300 रुपए वाला 400 का हो चुका है। और इसके अलावा नान 30 रुपए का मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सीधी सीधी गल करें ना जी। हम उसको छोड़ दे, रिजर्व क्या थे भूल जाए इसको, जीडीपी क्या थी भूल जाइए इसको। ये सीधी सीधी जो पहुंच से दूर हो चुकी है चीजें। आटा कहाँ पहुंच गया, घी कहाँ पहुंच गया, मुर्गी कहाँ पहुंच गई, अंडा कहाँ पहुंच गया, डॉलर कहाँ पहुंच गया। ऐसा डॉलर के आने के बाद भी जो मिल भी नहीं रहा है। शेख और साहब, उसके बाद वो शेख साहब आपको मालूम है कि वो कहते हैं जी कि आईएमएफ के साथ जो आप लोगों ने गलत किस्म का एग्रीमेंट किया था उसका नतीजा जो है वो कौम भुगत रही है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। कि ये सब कुछ इस 8 महीने में क्यों हो रहा है? इससे पहले तो सब कुछ ठीक था। 2 साल हमें कोविड के भी मिले, उसको फेस किया, उसको निपटा। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे थे। तमाम इंडिकेटर्स कल बड़ा तफसील से हमारी माशी टीम ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया है। मैं उसका भी मैं डिटेल बताना चाहता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि टाइम हमारा शॉर्ट है तो मैं बताना चाहता हूँ कि सारे इंडिकेटर्स बेहतर थे। ये सारा कुछ अरे भाई ठीक कर लेते ना जाता आईएमएफ के अंदर पास, ना जाते। इशू ये है एक बेएतमाद गवर्नमेंट जिस पे कौम का एतमाद ना हो तो उस पे दुनिया भी एतमाद नहीं किया कर रही होती है। और उन्होंने आगे बड़े चैंपियन बन के आए थे कि जी बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है शहबाज शरीफ फारिग, बड़ा जबरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर है डार फारिग। जितनी मिथ्स इन्होंने बनाई हुई थी सारी मिथें टूट चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ये कितना कहते रहे, अगर हमने बारूदी सुरंगें बनाई थी ना, फर्ज किया, तो ये एटम बम लगा के जा रहे हैं मुल्क के साथ इकोनॉमी के ऊपर। ये जहां जाने हैं, ये इन्होंने जहां फारिग होना है, इन्होंने मुल्क के साथ एटम बम लगा दिए। शेख साहब आज जी आपने आटे की बात की। आटे का तो पूरे खासकर पंजाब केपी के अंदर तो बहुत ज्यादा, इवन बलूचिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा जो है वो बहरान देखने में आ रहा है, और कराची सिंध के अंदर भी है। आप वहां पे चूंकि अपोजिशन लीडर हैं आपको मालूम होगा। अब सूरत हाल ये है कि आज जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर स्टैंडिंग कमेटी की एक इजलास हुआ जिसमें जो फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है जी कि
ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जो है वो मिलों को वीट देनी है। पंजाब के अंदर, केपी के अंदर तो आप लोगों की हुकूमत है। अब पंजाब में इस वक्त जो रेट है, किसान कहता है कि 2200 में हमसे खरीदी गई है और 4,500-5,000 रुपए या 6,000 रुपए मन जो है वो दी जा रही है मिल ओनर्स को। तो उस सूरत हाल में तो जाहिर है आटा फिर महंगा होगा, तो पंजाब की और केपी की जिम्मेदारी तो आप लोग लेंगे। देखिए जी, बिल्कुल पंजाब और केपी में अगर हमारी कोई गैर जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, जहाँ के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ आटा किधर पहुंच चुका है? वहाँ 200 रुपए तक आटा जा रहा है। ये तो मैंने आपको कहा, वहां उस तरफ जो है वो 150 में जाकर मिल रहा होगा। तो वो जिम्मेदारी अगर गलत है, हर सूबे को लेनी होती है। लेकिन ये नहुसत जब से आई है, सारी तबाही हो गई है। मतलब अंडा भी हमने तो नहीं देना, ना मुर्गी हमने करनी है। मुल्क की जब मैशियत तबाह बर्बाद होती है, इकोनॉमी, उसका डीजल का रेट इन्होंने दुनिया जान में, वो फ्यूल जो है नीचे गया हुआ है और पाकिस्तान में नीचे होने का नाम नहीं ले रहा। तो डॉलर मिल नहीं रहा, महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर तरफ महंगाई का दौर दौरा है, लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। नान 30 रुपए का जिम्मेदार इसलिए तो वो कहते हैं कि चूंकि इस वक्त हमने रियासत को बचाना है, सियासत को नहीं, तो इलेक्शन जो है वो फिर अपने टाइम पे होने चाहिए। अर्ली इलेक्शन जो है उसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। ये इत्तेहादी हुकूमत, जो मरकजी हुकूमत है, उसका तो बयानिया ये आप लोग चाहते हैं अर्ली इलेक्शन हो, तो वो कहते हैं इससे तो मजीद तबाही जो है वो आएगी मुल्क के अंदर। देखिए, इससे मजीद तबाही तो अल्लाह माफ करे, इससे मजीद तबाही ये आएगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इससे मजीद तबाही वही आ सकती है और ये इन्हीं की मौजूदगी में आ सकती है। लाजिम बात ये इनका ये है, भागते चोर की लंगोटी, कि आखिरी दौर है हमारा। इसके बाद इंशाल्लाह इन्होंने नहीं आना, 10-15-20 साल इन्होंने नहीं आना। इन्हें उसके बाद भी होगा, देखेंगे। इन्हें पता है कि जो वटया सो खटिया, जो लूटना है, जो डाका डालना, लेके चले जाओ। क्या क्या तबाही होगी? इससे ज्यादा तबाही हो सकती है? चाहिए तो सही। जरा माइक, मुझसे तो आप बात कर रहे हैं, वहीद भाई कल जाइए, जरा रोड शो कीजिए, किसी जुम्मा बाजार में चले जाएं, किसी इतवार बाजार में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, किसी उसमें नहीं, मैं बड़े किसी क्या कहना चाहिए, शेख साहब जी, बिल्कुल मैं आपको इसका पहले ही जवाब, किसी रोड शो की जरूरत नहीं है। हर बंदा इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। जिसकी यानी लाखों में सैलरी है वो बंदा भी, या उसकी इनकम है वो बंदा भी परेशान है। तो आप बताएं कि जिसकी 100,000 से कम में सैलरी है या कुछ चंद हजार है, वो बेचारा किस तरह सर्वाइव कर रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर शख्स जो है, किसी माइक की जरूरत नहीं, हर शख्स जो है इस वक्त परेशानी में है इस महंगाई की वजह से। मुझे ये बता दें कि कराची के अंदर इस वक्त एक सूरत हाल पैदा हुई हुई है, खासकर बल्दियाती इंतखाबात के, और आप लोग चाहते हैं कि इंतखाब हो। 15 जनवरी का टाइम भी है बल्दियाती इंतखाबात का। MQM जो है वो मीटिंग्स कर रही है। आज उन्होंने जमात इस्लामी से मीटिंग की, कल PSP से की, अभी भी वो, और मेरा ख्याल है 9 तारीख को वो एहतजाज वगैरह भी करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि जो डीलिमिटेशन हुई हुई है उसी के ऊपर इंतखाब होना चाहिए, या नई हल्के बंदियां जो है उसके बाद इंतखाब होना चाहिए? देखिए, इनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि ये इन 15 दिनों के, 15 दिन नहीं, अब तो 10 दिन रह गए हैं, इसके अंदर ये कोई नई हल्का बंदी कर सकते हैं। और जब नई हल्का बंदियां होती हैं तो नए नॉमिनेशन भी होते हैं। ये तो जूती छोड़ के भागने का प्रोग्राम है कि किसी तरीके से इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जाए। और ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि ये हम नई हल्का बंदी, ये फेस सेविंग ले रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी MQM का गठजोड़ है, ये PDM में इत्तेहादी है। इधर इन्होंने तय किया कि नूरा कुश्ती करके हम जरा थोड़ा सा मैच दिखा दे लोगों को, क्योंकि वो जाके कोशिश करेंगे कि अर्बन एरियाज का वोट कलेक्ट कर सके। सिंधी हमारे पीपल्स पार्टी चाहेंगे कि अंदरूनी सिंध के जो एरियाज हैं उसका वोट कलेक्ट कर सकें। ये नूरा कुश्ती है। इख्तलाफ इनका जरूर है, वो है हल्का बंदी बनी हिस्सा पत्ती पे, कि जो इन्होंने डील की थी जिस वक्त ये PDM में आए थे, गवर्नमेंट दी थी, उस वक्त जो जो मामलात हुए थे उसमें भी हिसाब किताब रह गया होगा। तभी ये जनरल वर्कर इजलास नहीं, भी उनको हो तो रहा गवर्नरशिप है। मिल गई है। उनको देखें, मैं उनका एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अंदर आ गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी, कुछ तो खैर अदालत ने सुना है कि उनको रिवर्ट भी कर दिया आज बिकॉज ऑफ दीज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। लेकिन मिल तो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिला है उनको। ये पेट नहीं भरता ना इनका। ये इनका फार्मूला, आपने असेंबली की एक तकरीर सुनी होगी, जी। आओ मिलकर खाते हैं, बड़ी यादगार तकरीर थी। तो इनका पेट कहाँ भरता है? ना पेट इन लोगों का भरता है, ना इनका पेट फटता है। जितना दिए जाओ, हजम, लकड़ हजम, पत्थर हजम, ये तो वो लोग हैं, दोनों तरफ ऐसे ही हैं। अच्छा, जरदारी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, लूटा हुआ माल, हराम का माल, सलाब जदगान का माल, तालीम का, हेल्थ का, हर चीज का माल उसके पेट में है, आटे का।
हर चीज का हराम का माल इनके पेट में है, वो देने में लुटी जाओ, दे ही जाओ। इशू ये है इनका इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जहाँ ये इनकी गोट फंसी हुई है थोड़ी बहुत, वो है माल खपे। और उन्होंने कहा कि जी आप कहो कि जी हमें हल्का बंदी करानी है, ये भागना चाह रहे हैं। जस्ट एक ही नारा, माल खपे, माल खपे, माल खपे, बस दैट्स इट। शेख साहब, आपके खिलाफ कुछ मुकदमात भी हुए थे, कुछ ज़मीनों के हवाले से आपके ऊपर कुछ ऐसे मुकदमात किए गए कि आपके पास जो है वो इलीगल ज़मीनों के ऊपर आपने कब्जे किए हुए हैं। तो उसकी क्या सूरत हाल है? डू यू थिंक कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे वो सारे के सारे मुकदमात, या उनके अंदर कोई जेन्युइन किस्म की FIR भी आपके खिलाफ इन्होंने काटी हुई थी? FIR कटी है कि 1987 में मैंने अपने फ्रंट मैन के जरिए, 34 साल पहले फ्रंट मैन के जरिए मैंने जो जमीन ली थी वो गलत थी। वो अब ये बताएं कि क्या आज से 34 साल पहले मैं नहीं पूरा नहीं था, फ्रंट कहाँ से आ जाएगा मेरा? बात यह है, हम यहाँ बैठे हैं और जिसके पैर जमीन पर ना हो, जिसका कहीं से गोट दबती हो, तो इतने खुल के बात नहीं किया कर। प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। आज भी हर सुबह मेरी कोर्ट में होती है, हर सुबह मेरी अदालतों में होती है। अदालतों में हम फेस कर रहे हैं। झुकाना चाहते थे, नहीं झुके। डराना चाहते थे, नहीं झुके। छुप के कहीं निकले नहीं। इसी सिंध में अपनी जगह, इसी असेंबली में अपना रोल अल्हम्दुलिल्लाह प्ले कर रहे हैं। चूंकि हम इमरान खान के सिपाही हैं, हमें उसने दौड़ना, छुप जाना, डर जाना नहीं सिखाया। अगर मेरे जरिए, आप लोग तो जानते हैं मैं पुराने, अगर कुछ भी गलत होता, क्या इस 3.5 साल में, और मेरी तो इनसे 10 साल की पोजीशन चल रही है, क्या इनसे बच सकते थे हम? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी गलत नहीं था। इन्होंने मेरे चक्कर में मेरे फैमिली के बिजनेस तबाह किए, मेरे रिश्तेदारों को, किस को, दोस्तों को। मेरे ऊपर 26 मुकदमात बनाए हुए हैं, दहशतगर्दी के, इसके, उसके उसके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है और इसको हम मुंह दे रहे हैं, और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक अपोजिशन लीडर के साथ इन्होंने क्या अशर किया। बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, आप अमीर जमात इस्लामिया कराची। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि आज जो आपकी मीटिंग हुई है MQM के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पता चल गया है कि आप लोग इलेक्शन को डिले नहीं करवाना चाहते, जो मौजूदा हल्का बंदियां हैं उसी के मुताबिक आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्या वजह है कि आप लोग MQM की जो बात थी या मुतालबा था उसको आप लोगों ने रद्द तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन नहीं माना, उसकी वजह क्या थी? नहीं, हल्का बंदियों के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हैं, लेकिन MQM इस वक्त जो एक्टिव हुई है हल्का बंदियों के हवाले से, वो बहुत वाज़ेह है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए कि इलेक्शन में उनको अपने आसार नज़र आ रहे हैं। और ज़ाहिर है वो तशरीफ़ लाए थे तो हमने उनसे अच्छी तरह बात कर ली, उन्होंने दावत दी, हमने ज़ाहिर है नहीं माना कि भाई हम इस पर क्यों चले जाएँ। उसकी वजह यह है कि जब मौका था हल्का बंदियाँ दुरुस्त कराने का, वो तो उन्होंने कराई नहीं उस वक्त, जब रिजीम चेंज हो रही थी और ये जरदारी साहब के पास जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने जो है ये काम नहीं किया, ना इख्तियार लिया, ना हल्का बंदियाँ सही करवाई। अब जब इलेक्शन सर पर आ गया है तो फिर इनको हल्का बंदियाँ याद आ रही हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि 4-5 ख़राब हालात के अंदर इन्होंने हमें डाला हुआ है, तो एक कम ख़राब हालात में से एक ये है कि इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 6 साल इन्हीं चक्करों में 2009 से 2015 तक इलेक्शन नहीं हुआ था, और अभी भी 2.25 साल हो गए हैं बल्दियाती इलेक्शन को ड्यू हुए और ये लोग नहीं करवा रहे। तो जाहिर है कि ये लोग आपस में खेलते रहते हैं और इलेक्शन आगे बढ़ता रहता है। तो इस पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन होना चाहिए, इख्तियार की जंग भी लड़ते रहेंगे और इख्तियारात हासिल भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे, लेकिन इलेक्शन का ना होना तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आप इतने पुरुमीद कैसे हैं? मतलब आप जमात इस्लामी जो है, डू यू थिंक दे विल परफॉर्म बेटर देन द MQM? वो तो इंशाअल्लाह ताला है ही, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जमात इस्लामी की इस शहर में एक बहुत बड़ी साख भी है। अभी आप आखिरी इलेक्शन तो कैंटोनमेंट बोर्ड के हुए थे ना, तो 1 साल पहले हुए थे, 1.25 साल हो गया, उसमें हमने MQM से कहीं ज्यादा वोट लिए थे, यानी वो 1/3 वोट कम लिए थे इन्होंने हमसे। तो अब तो इस वक्त पोजीशन बिल्कुल ही बदल गई है। इसके बाद तो हमने 29 दिन का धरना दिया है, इसके बाद तो हमारी तहरीक आगे बढ़ी है, इसके बाद तो पॉलिटिकल ओपिनियन के सर्वे आ गए हैं और उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लोग जमात इस्लामी का मेयर चाहते हैं, 51% कराची के लोग। तो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन अच्छी है, लेकिन कतई नज़र इसके
एक शहरी की हैसियत से मैं ये कहूंगा कि जो भी हालात हैं इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी जीते। अच्छा, हम तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा हाफिज हमारा साहब, मसला ये नहीं है कि जीत हो रही है तो हम इलेक्शन करा दो और हार हो रही है तो नहीं कराओ। ठीक है हाफिज साहब, एक प्रिज्यूम कर लेते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जो है, यू नो, दे इत्तेहादी हैं, वो मरकज़ के अंदर क्लोज हैं और उनकी आपस में कोई ऐसा एक मनसूबाबंदी हो सकती है कि इससे जो है इलेक्शन डिले हो जाए, या ईसीपी जो है इन इलेक्शंस को अगर डिले कर देती है तो आप लोगों का लाएअमल क्या होगा? डेफिनेटली आप फिर अदालतों में जाएंगे? देखें, इस वक्त तो सूरत हाल ये है ना कि साजिशें हो रही हैं। गवर्नर साहब की तकर्रुरी इसी अमल का हिस्सा थी। वैसे तो उन्होंने जेस्चर अपना अच्छा दिया था, हम मिलते भी अच्छी तरह हैं, हर एक से, सबसे अच्छी तरह मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो साजिशों का हिस्सा बनेंगे और जोड़ तोड़ की सियासत करते रहेंगे और इलेक्शन डिले कराने की कोशिश करेंगे तो उन पर तनकीद भी की जाएगी। लेकिन बात यह है कि हमने तो कल सीएम हाउस पे धरना रखा हुआ है, ये धरना हम देंगे पूरी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह ताला, और पीपल्स पार्टी को मजबूर करेंगे कि अब वो इलेक्शन करवाएं। और जो बात वो जाहिरी तौर पर कह रहे हैं और अंदर खाना अगर इनकी कोई हिसाब किताब बना हुआ है तो वो भी एक्सपोज हो जाए, सामने आकर पीपल्स पार्टी इस बात का ऐलान करे कि अब हम इलेक्शन इस तरह से करा रहे हैं, और उसका तरीका ये होगा कि जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने खत भेजा हुआ है वो वापस ले लें और कहें कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आखिर में कुछ हो जाएगा, तो भाई इस पे तो दुनिया नहीं चल सकती, जब होगा तो उसके मुताबिक उससे ज्यादा रद्द अमल देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, अभी भी तो देखें ना आप, इन हालात में लाने में हमारा ही किरदार है, वरना तो सब भागे हुए। बिल्कुल सही है हाफिज साहब, जब अभी तक गवर्नमेंट ने ये ऐलान ही नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना एक टाइम फ्रेम भी दे दिया है, तो फिर क्या आप, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सीएम ऑफिस के बाहर या हाउस के बाहर जो है आप लोग धरना देंगे, तो ये तमाम एहतजाज की वजह से लोगों को जो परेशानी होती है, तकलीफ होती है, डू यू थिंक कि इसकी अभी ज़रूरत है? आप लोग इस हद तक कन्विंस हो चुके हैं कि ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, लिहाजा प्रीएम्प्टिव एक मैयर है जो आप लोग लेने जा रहे हैं? एग्जैक्टली देखें, 3 दफा कर चुके हैं ना। पहली दफा बारिश को बुनियाद बनाया तो 34 दिन कर दिया, अरे भाई 1 हफ्ता कर देते। दूसरी मरतबा सैलाब को बुनियाद बनाया और एक झूठी खबर ये दे दी कि फोरकास्ट ये है कि कराची में भी बारिश होगी, जबकि उस वक्त फोरकास्ट थी नहीं है। तीसरी दफा इन्होंने नफरी का बहाना बनाया, अब चौथी मरतबा एमक्यूएम का बहाना बना लें कि हमारे इत्तेहादी, हम इनको नहीं चाहते कि ये रूठ जाएं। तो जाहिर है कि किसी भी तरीके से हम ये चाहते हैं कि पब्लिकली हम पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से ये काम करें। ये एहतजाज करना जमहूरी अमल का हिस्सा है, पुरअमन तरीके से। हुकूमत का काम है कि वो अल्टरनेट रूट बनाए, वैसे भी जो है वो उस वाले रूट पर हुकूमत इंतजाम कर सकती है, वो अल्टरनेट रूट बन सकता है। तो हम तो एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये हमारा आईनी जमहूरी कानूनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि अवाम देखें हम अकेले नहीं हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोगों ने पोल्स कराए हैं कि कराची के कितने % लोग चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो जाएं बल्दियाती। तो मोर देन 80% कराची के लोग चाहते हैं कि इंतखाब हों। तो क्या उनको नहीं पता अलकाबंदियां सही नहीं हुई, उनको नहीं पता वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि सब कुछ के बावजूद इलेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्शन होना चाहिए। और वैसे भी एमक्यूएम ने जो ये बात कही कि अलकाबंदियां और मरदमशुमारी तो एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ मिलकर नोटिफाई करवाई है। तो खुद ही आप एक जाली चीज को कानूनी हैसियत दें और खुद ही कहें कि वो ठीक नहीं है। वोटर लिस्टों की तो पहली शिकायत हमें थी एमक्यूएम से। 2013 में तो एक घर में 546 वोट निकल आए, पता नहीं 548 वोट निकल आए थे। हमने तो धरने दिए थे उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया था, नल एंड वॉइड करवाया था। हमारी स्ट्रगल तो बहुत पुरानी है। पहले ये और तरह से मुखालिफिन होते थे, अब कोई और मुखालिफिन सामने आ गए। लेकिन ये सब चीजें भी दुरुस्त करनी होंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है अगर इसी पर रुक जाते तो ना पिछला बल्दियाती इंतखाब होता, ना कौमी इंतखाब होता। कहते हल्काबंदियां सही नहीं हुई, वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं है, तो फिर तो मुल्क में मार्शल लॉ ही रहना चाहिए इनके ख्याल के मुताबिक। तो ऑफिसर साहब मुझे जी, इसलिए इलेक्शन जरूरी है। और इलेक्शन में जी 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 मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर माजी का आपने जिक्र किया कि दोबारा से एमक्यूएम जो है वो तमाम उनके धड़े जो हैं उनको करीब लाया जा रहा है। उसमें आपने जो पॉलिटिकल टेररिज्म की बात भी की, बोरीबंद लाशों की भी बात की, आपने कुर्बानियों की भी बात की। तो डू यू थिंक कि ये दोबारा से जो एमक्यूएम इकट्ठी हो रही है, दोबारा से उसको फाल किया जा रहा है, ये आप के लिए या पीटीआई के लिए या पीपल्स, किस के लिए ये फिर पॉलिटिकली खतरा बनेंगे? ये देखें, खतरा तो अब ये किसी के लिए भी नहीं बनेंगे, इसलिए कि अब जाहिर है कि जो इनकी पॉलिटिकल पोजीशन है, और जाहिर है कि पिछले कई इंतखाबात से आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। और मसनूई तनफ़ुज़ देने की कोशिश अगर कोई भी कर रहा है
और जो लोग कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं तो फिर इनको जोड़ कौन रहा है, ये तो सवाल बनता है। तो जो भी कर रहा है वो इनमें जो जान डाल नहीं सकेगा, और मेरा ख्याल है कि इस अमल से सबको दूरी रहना चाहिए। और टेसूरी साहब को भी चाहिए कि वो गवर्नरशिप उन्हें अगर मिली गई है तो 2-4 अच्छे काम पकड़ लें और उनको कर दें। बाकी तो इस चक्कर में उन्हें पढ़ने की जरूरत क्या है कि वो ये काम करें। तो ना मुझे कोई खौफ है इस बात से कि ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इनकी कोई सियासी कुव्वत बन जाएगी, ना कोई फिक्र है ये टूटे हैं, ये इकट्ठे हो जाएं पॉलिटिकल अमल में, इसकी तो कोई वो नहीं है। हमें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि चीज़ों को पॉलिटिकली एड्रेस नहीं किया जाता और मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेवरिंग करने की और साजिशें करके नताइज को अपनी मर्जी से हासिल करने की कोशिशें की जाती हैं। तो इसलिए उस साजिशी अमल को नहीं दोहराना चाहिए। सियासी जमातों को आज़ाद छोड़ें, वो सब मिलते हैं तो मिलें इकट्ठे और टूटते हैं तो टूटें। हमारा मसला ये नहीं है कि इनको कोई सियासी तौर पर कुव्वत मिल जाएगी, बल्कि ये खुद बहुत परेशान हो जाएंगे। इनका हर धड़ा एक सवालिया निशान बन जाएगा। उसकी पिछली तकरीरें लोग निकाल के वायरल करेंगे तो वो ये खुद ही एड्रेस करेंगे, हमें इससे भी परवाह नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि साजिशें नहीं होनी चाहिए और किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर फरमाइशी प्रोग्राम के तहत इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि भाई हम चूंकि इकट्ठे हो गए तो हमें टाइम दीजिए ताकि हम परफॉर्म कर सकें, तो लिहाजा इलेक्शन ना कराइए। यही डिमांड है ना इस वक्त। अमलन तो यही है, नाम हल्काबंदियों का ले रहे हैं, जबकि हल्काबंदियों के लिए किया कुछ नहीं, माजी में जो कुछ करना चाहिए था। हाफिज साहब, गवर्नर के हवाले से आपने बात की है, तो गवर्नर की बज़ाहिर तो कोई पावर्स उनके पास एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर चीफ मिनिस्टर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का। तो गवर्नर को जो इस वक्त एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, बज़ाहिर लगता ये है कि MQM को वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भी पॉलिटिकल उसका एक मकसद हो सकता है फ्यूचर के अंदर, आने वाले जनरल इलेक्शंस के अंदर, तो उसको मतलब गवर्नर को जो है वो और क्या रोल वो अदा कर सकते हैं, जो रोल वो अदा कर रहे हैं। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि वो MQM को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखें, गवर्नर का ओहदा जो ना स्टेट का ओहदा होता है, वो विफाक का नुमाइंदे के तौर पर रियासती उसकी एक हैसियत होती है, उसको उस तरह से बराह रास्त पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वैसे तो इन गवर्नर साहब की तकर्रुरी आरिफ अलवी साहब ने की है, यानी PTI ने की है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने भी सदर मुमलिकत की हैसियत को कम और PTI के सदर मुमलिकत की हैसियत को ज़्यादा एक्सरसाइज किया है माजी में। तो उन्होंने अगर तकर्रुर किया है तो वो पीपल्स पार्टी के कहने पर और नून लीग के कहने पर और MQM के कहने पर PTI ने तकर्रुर किया है। पहली बात तो ये पोजीशन वाज़े होनी चाहिए, क्योंकि अगर सदर मुमलिकत इस्लामाबाद के एक्ट पर साइन करने से रुक सकते हैं तो टेसूरी साहब की गवर्नरशिप पे कम से कम एक दफ़ा तो वापस भेज देते समरी, जबकि ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत सारी चीज़ों का मौजूद था। तो वो तो बहरहाल PTI के और MQM के और पीपल्स पार्टी के और नून लीग के नॉमिनेटेड गवर्नर हैं। तो गवर्नर साहब को अपनी इस पोजीशन के मुताबिक काम करना चाहिए जो उनकी आईनी इख्तियारात हैं। अगर वो पॉलिटिक्स में बराह रास्त मुलव्वस होंगे और खुल्लम खुल्ला उसका ऐलान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गवर्नर के ओहदे के या मनसब के भी खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि जोड़ना तो सवाब का काम है। तो मैंने तो आज उनसे दरख्वास्त की है कि मेरे ख्याल है MQM को पूरा का पूरा ही पीपल्स पार्टी में शामिल करवा दीजिए, ज़्यादा अच्छा जुड़ जाएंगे ये, क्योंकि बिलाखिर इनको जाना वहीं होता है। मैंडेट अगर मिल भी जाता है तो बेचते तो वो उन्हीं को हैं। तो आप बराह रास्त ही उनको दे दीजिए ताकि जो है ना परेशानी ज़्यादा हो, नहीं तो ज़्यादा जोड़ने में ज़्यादा सवाब मिलेगा। हाफिज साहब, कराची की जो सूरत हाल है इसकी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट्स के ऊपर डाली जाएगी या पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके जिम्मेदार है आज जो कराची की हालत है? देखिए, जिसकी गवर्नमेंट रही है वही पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार भी हैं। मतलब आप 50 साल में सन 70 से लेकर अगर आप लें और आज 2023 हो गया, 53 साल तकरीबन हो गए, तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर 5-6 मरतबा इक़्तिदार में रही और अब मुसलसल 15वां साल है उनका इक़्तिदार का। MQM सन 87 से उसको मैंडेट मिलना शुरू हुआ, 88 में पहली मरतबा कौमी सूबाई में आए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दौर ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने जिसमें वो हुकूमत में ना रहे हों, इल्ला माशाल्लाह 1 आध साल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मैंडेट, इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा रूल कि कोई आंख उठाकर बात नहीं कर सकता था सिवाय जमात इस्लामी के, बाकी जो सबने बोरिया बिस्तर लपेट लिया था। तो ऐसी ताकत के बावजूद इस शहर का जो हाल हुआ है तो उसी का वही जिम्मेदार है जिसके पास मैंडेट है। हमें तो 4 साल मौका मिला इस दौरान में खिदमत करने का, तो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में हमने तो तारीखी खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह, और आप बाकी अदवार देख लीजिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी है जो कुछ देना ही नहीं चाहती कराची को, और पीपल्स पार्टी बड़ी आराम से ना सिर्फ ये कि अंदरून सिंध के मैंडेट को लेकर यहाँ अक्सरियत हासिल कर लेती है,
जबकि अंदरूनी सिंध भी लोगों का इख्तियार नहीं है। गरीबों की तो हालत आपने देख ली। आपने बिलावल साहब की वो तस्वीर देखी होगी जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं छोटे बच्चों के साथ, फूल जैसे बच्चों के साथ, लेकिन उन फूल जैसे बच्चों के जिस्म पे जो कपड़े हैं वो शायद वो नज़रअंदाज कर गए, और बाज़ के तो पैर में चप्पल भी नहीं थे और गंदे उनके कपड़े हुए थे। तो उन ये हाल है जो पिछले अरसे में अंदरूनी सिंध के लोगों का इन लोगों ने किया है, और इस ताकत से वो शहरी सिंध के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं, और यहाँ पर उनके मददगार हमेशा एमक्यूएम होती है। तो इसका मतलब है कि पूरे सिंध पर जो मुकम्मल कब्जा चंद लोगों का है वो एमक्यूएम की मरून मिन्नत होता रहा है, और यही तारीख वो दोहराना चाहते हैं जिसकी हम मुजाहिमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम और रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, और जो बल्दियाती इंतखाबात और इस वक्त जो कराची की खासकर जो सियासत है उसके ऊपर सिलासिल उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है जमात इस्लामी का वो हमसे शेयर किया। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इसहाक डार साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने वाइट पेपर जो पीटीआई ने कल जारी किया था मईशत के हवाले से उसका आज जवाब दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने डिटेल्स जो हैं तमाम इस वक्त जो हमारी माली जो सूरत हाल है, हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे जो रिज़र्व्स हैं, उसका उन्होंने एक तज्ज़िया पेश किया है, कंपैरिजन किया है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, हमारे माशियात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। किस तरह से देखते हैं आप, कल पीटीआई ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मईशत के हवाले से पेश किया और उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर डाल दी, और आज इसहाक डार ने फिर उसका एक डिटेल जवाब दिया काबीना के सीनियर लोगों के साथ। सो डू यू थिंक कि वाकई में ये जो आज मईशत की जो सूरत हाल है उसके पीछे पीटीआई की ज़्यादा जिम्मेदारी है, या इन्होंने जो 8 महीने में किया है इनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आती है? दोनों तरफ से जो अपने अपने पसंदीदा आदाद-ओ-शुमार हैं मईशत के हवाले से, वो मैं समझ रहा हूँ कि पेश किए जाते हैं, अवाम के सामने रखे जाते हैं। अगर 4 हक़ाइक़ अगर सामने रख लें मईशत के हवाले से वही साहब, पहला तो ये कि अप्रैल का महीना सन 2022 पीटीआई जो है वो हुकूमत छोड़ के जा रही थी, पीडीएम जो है वो हल्फ ले रही थी, हुकूमत संभाल रही थी। उस वक्त जो बजट का खसारा है, जो बुनियादी बीमारी है हमारी मईशत की, वो पाकिस्तान की तारीख का, आप समझिए 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा पीटीआई छोड़ के जा रही थी, लगभग 5,500 अरब का, जो पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा खसारा जो पीटीआई छोड़ के जा रही थी वो तिजारत का खसारा था, यानी कि हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो फर्क आ रहा था वो 45 अरब डॉलर का तिजारत का खसारा था, और वो भी हमने पहले 75 साल माशी तारीख में, पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख में इतना बुलंद, इतना आइटम जो है वो खसारा नहीं देखा। तो ये 2 चीज़ें तो पीटीआई ऑब्जेक्टिवली छोड़ के जा रही थी। आम जुबान में आम आदमी के हवाले से जो महंगाई की शरह पीटीआई छोड़ के जा रही थी वो लगभग 14% थी, और जो डॉलर का रिजर्व था जो खजाने में पड़ा था वो 10.5 था। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई अप्रैल के महीने में जो पाकिस्तानी मईशत है उसको एक बड़ी ही गहरी खाई में छोड़ के जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से जब पीडीएम की हुकूमत आई तो मईशत खाई में थी, पीडीएम ने खोदना बंद नहीं किया, दे केप्ट ऑन डिगिंग, वो और हमें और गहराइयों में, नई गहराइयों में ले गए। अब देखिए 14% महंगाई की शरह जो है वो पीटीआई छोड़ के जा रही थी। आज हमें हुकूमती जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है कि महंगाई की शरह 25% पे पहुंच गई है। तो 14 से शुरू हुए थे, जो विरसे में मिली थी, अब 25 पे पहुंच गए हैं। जो डॉलर के ज़खायर हैं वो 10.5 अरब डॉलर थे जो पीटीआई छोड़ के जा रही थी, आज वो 5.8 अरब डॉलर हैं। तो जैसे मैंने कहा कि खाई गहरी थी जिसमें मईशत को छोड़ के गई पीटीआई, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने खोदना बंद नहीं किया। डॉक्टर साहब, अब एक एक करके कुछ चीज़ों को, पहले तो ये जो इन्होंने तवानाई बचत प्लान जो हुकूमत ने दिया है, जिसको हमारी जो ताजर बिरादरी है उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया है, और कल पहला दिन था, किसी ने दुकानें नहीं बंद की। आज भी ऐसी सूरत हाल है, बिकॉज दे आर रूलिंग ओनली इन इस्लामाबाद,
पंजाब के अंदर जो है वो एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, इसी तरह केपी में जो है वो पीटीआई वालों की है, सिंध में है पीपल्स पार्टी, लेकिन वहाँ पे भी जाहिर है कि ताजर जो है वो उनकी इस ओपिनियन से एग्री नहीं करते। ये बचत प्लान जो है, डू यू थिंक कि इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा और सिर्फ पंखों के ऊपर फोकस करके ये बिजली जो बचाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, किस हद तक ये कामयाब होंगे? देखिए, जिन ममालिक में बिजली की जो जो कैपेसिटी है वो पहुंच जाती है और बहुत बेतहाशा बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो तेल की इंपोर्ट को बचाने के लिए वहाँ पे ये दो किस्म की पॉलिसीज आती हैं। एक जिसको हम एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं कि किस तरह बिजली की खपत को कम किया जाए, और एक एनर्जी एफिशिएंसी है जो आपने पंखों का जिक्र किया कि इस्तेमाल तो हम करें इलेक्ट्रिक चीजें लेकिन वो बिजली कम इस्तेमाल करें। ठीक। देखिए, पाकिस्तान की जहां तक मैं समझ पाता हूँ, हमारे पास कोई 35-36 हजार मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और वक्त है ये सर्दियों का। और जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में हमने बिजली लगा रखी है, वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो कैपेसिटी पेमेंट पे ऊपर चलती, जिसका मतलब ये है कि हम बिजली उनसे लें या ना लें, उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। सही। तो अब अगर हम इतनी भारी इंस्टॉल कैपेसिटी की बुनियाद के ऊपर हम ये कोशिश करें कि बिजली कम इस्तेमाल हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें इवेंचुअली बचत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट है प्राइवेट सेक्टर को देनी, वो तो हुकूमत ने एग्रीमेंट कर रखे हैं। तो उनसे हम बिजली लें या ना दें, उनको तो पेमेंट, उनकी अदायगियां तो करनी है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका नतीजा बचत में निकलेगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये क्या, ये जो हमने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं इनको रिव्यू नहीं किया जा सकता? इनको पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट में सुनते रहे कि जी इन्होंने कुछ उनके साथ आईपीपीज और इस तरह के कुछ वो थे प्राइवेट पावर, वो जो थे जनरेशन करने वाले, उनके साथ बातचीत तो ये करते रहे। क्या ये रिव्यू नहीं हो सकता? ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो करते रहे अगर आप बिजली खरीदें ना खरीदें? देखिए, मुआहदे लिखे हुए हैं, बड़े महंगे मुआहदे लिखे हुए हैं। अच्छा। रिव्यू करने की कोशिश एक सीरियस किस्म की पीटीआई की हुकूमत के दौरान की गई थी। जो तकरीबन सारे के सारे मुआहदे हैं, उनकी जो आर्बिट्रेशन क्लॉजेज हैं, यानी कि उसका फैसला कहाँ होना है, वो पाकिस्तान की अदालतों से बाहर है। वो हमें बरतानिया में और दूसरे ममालिक में हमारे खिलाफ मुकदमे दायर हो जाते हैं अगर हम कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें। कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जिनमें कि इन प्राइवेट सेक्टर के बिजली घरों की इंस्पेक्शन की जा सकती है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि अभी तक किसी हुकूमत ने कोई ऐसी प्लानिंग की हो, ऐसी हिकमत अमली बनाई हो जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को एक्सेप्टेबल हो और उसके नतीजे में पाकिस्तान को कुछ बचत होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये तो चलें, पीटीआई ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया, आज गवर्नमेंट ने उसका जवाब दे दिया, बट ग्राउंड के ऊपर हालत ये है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो रही हैं और कुछ जो है वो दस्तयाब ही नहीं है। जैसे आटे का बहरान पिछले चंद रोज़ से हम देख रहे हैं और वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद है। एक तरफ जो ग्रो करने वाले हैं यानी किसान है, वो ये कहते हैं जी कि हमारे पास हमारी ज़रूरत की जो गंदम है वो मौजूद है, बिकॉज जो सैलाब आया था उसका इम्पैक्ट नहीं आया पिछली फसल के ऊपर। सैलाब तो आपका जुलाई में आया, फसल जो है वो अप्रैल मई में लोगों ने सारी जो है वो हार्वेस्ट कर ली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस वक्त जिस किस्म का भी बहरान पैदा किया जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि गंदम, आटा, ये डॉलर्स, ये सारे जो है अफगानिस्तान इधर उधर जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हमारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और हुकूमत की इनएफिशिएंसी जो है वहाँ पे आप देख लें इन सारी सूरत हाल में। वही साहब, इस वक्त वो जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि डिलेमा, यानी कि जो भी चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो गैर पसंदीदा चॉइसेस, अनडिजायरेबल, दोनों ही मुश्किल है। देखिए, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस वक्त महसूस ऐसा होता है कि सारा का सारा फोकस सियासत के ऊपर है और मईशत के ऊपर गौर नहीं किया जाता। हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो सियासत रहती है। देखिए, इस वक्त हमारे पास चॉइस और कोई नहीं है और ये सब लोग जानते हैं कि हमें IMF का हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक। पाकिस्तान की जो माशी कश्ती है
अगर उसको डूबने से कोई एक एंटिटी बचा सकती है तो वो IMF है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप समझ लीजिए कि एवरीवन नोज इट, सियासतदान सब ये जानते हैं। लेकिन फिर देर किस चीज की है? PDM की हुकूमत क्यों नहीं IMF का हिस्सा बनना चाह रही या बनने जा रही? हो वहां पे आ सकता है जाती कि ज्यादा महंगाई उससे पैदा हो जाए, उन्होंने मजीद जो है वो स्क्वीज करना होगा हमें। देखिए, दो चीजें हैं। IMF का हिस्सा बनेंगे तो महंगाई ज्यादा होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो महंगाई की खुराक की महंगाई की शरह है वो हमने देख लिया कि तकरीबन 35% अभी हमें हुकूमत बता रही है। IMF के पैकेज का हिस्सा बनते हैं तो आप सोचिए कि ये 40-45% पे जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हुकूमत शायद चाह रही है कि उनके जो पॉलिटिकल कैपिटल है, उनका जो सियासी असासे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि कम से कम 15 से 20% जो है वो रुपया डिवैल्यू होगा, उसके नतीजे में मजीद महंगाई आएगी। लेकिन यहाँ पे मामला सियासत में सियासियात पे आके रुक गया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि PDM वाले कुछ इस किस्म की गारंटीज चाह रहे हैं कि अगर वो ये डिफिकल्ट स्टेप्स, जो मुश्किल स्टेप्स हैं, वो उठाएं तो उनको गारंटी दी जाएगी कि उनकी हुकूमत कम से कम साल या साल से पहले कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा है, वो हो पाएगा। वो ये गारंटी चाह रहे हैं, अदरवाइज वो ये स्टेप्स नहीं उठाना चाह रहे। या वो इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान को कोई अदालत या कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई कर दे और उनके मुकाबले में इमरान खान साहब सियासी फील्ड में ना बचें, फिर वो तैयार हो जाएंगे इतने मुश्किल जो है फैसले लेने के लिए। तो सियासत जो है वो मईशत को डबो रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। हमारे माशियात नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो माशी जो सूरत हाल है यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा गमगीर हो रही है। हर आने वाला दिन जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है और इसके ऊपर जो है तमाम हमारी जो सियासी जमातें हैं वो सियासत ही कर रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, मईशत के हवाले से इस वक्त कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। सोच भी रहे होंगे लेकिन ज़ाहिर है कि मुश्किल फ़ैसले हैं। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।